बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं विशाल शाकिर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इस लिहाज से है कि जब क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है लॉ ऑफ बेल। क्योंकि बेल का हमारे प्रैक्टिस करने में कहा जाता है कि बेल से आधे से ज़्यादा मुकदमे या तो हल हो जाते हैं या ख़त्म हो जाता है। अगर बेल हो गई तो मुद्दइयों की कमर टूट जाती है और अगर ना हुई तो मुलज़मों की। तो इसी तरीके से अमूमन जब बेल हो जाए तो लोग समझते हैं कि अब मुकदमा हम जीत गए और अब इसके आगे कुछ नहीं होगा। ट्रायल की बात तो हम सेपरेट रखते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कैंसिलेशन ऑफ बेल। ये क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, कितना स्कोप है, इसमें क्या पिटीशन जाती है, सेम कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपर कोर्ट में जाना पड़ेगा, रिट होगी, रिवीजन होगी, इन सारे सवालों के जवाब आज हम एड्रेस करेंगे। तो चलते हैं मियां साहब के पास। मियां साहब, कैंसिलेशन ऑफ बेल कैसे ऑपरेट होती है? बहुत कम देखने में आती है। अमूमन जब बेल हो जाए तो वहाँ पे या तो मुद्दई हाथ डाल देता है, छोड़ देता है, और अगर ना हो तो मुल्ज़िम हथियार डाल देते हैं। तो अगर हो जाए तो कैंसिलेशन ऑफ बेल के साथ ऑपरेट कर। अच्छा विशाल, बेल पे हम लोग याद करो जब शुरू में स्टार्ट किया था एक बड़ा डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेल। तो आई विल नॉट गो इनटू द बेल और जो मेरिट्स और जो कंसिडरेशंस है फॉर ग्रांटिंग द बेल और उसके बाद उसकी उसकी कैंसिलेशन जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट ओल्स अपार्ट है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। रिसेंटली आई इनकाउंटर्ड व्हाट प्रोपोजिशन, और मेरी ज़्यादातर वीडियोस वही होती है जब हम केसेस कर रहे हैं। सो आई इनकाउंटर्ड वन प्रोपोजिशन जिसकी वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है ना एक वीडियो बन जानी चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस और जो लोग देखते हैं उनकी आसानी के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आई विल बी प्लेइंग अराउंड इन बिटवीन 3 जजमेंट्स। अच्छा, पहले मैं आपको प्रोपोजिशन लेआउट करता हूँ ताकि आपको आसानी रही। हुआ क्या कि एक FIR दर्ज होती है जिसमें हर्ट लगा हुआ है 337 F1 F2, और उसके बाद एक और कोई बेलेबल ऑफेंस था वो इनकॉर्पोरेट हुआ था, और उसकी प्री रेस्ट मूव की जाती है। प्री रेस्ट जब मूव की जाती है तो वो प्री रेस्ट ऑन अकाउंट दैट सिंस द ऑफेंसेस आर बेलेबल, तो लिहाजा इनकी बेल कंफर्म कर दी जाती। नॉट सब्सिक्वेंटली जो पिटिशन फाइल की जाती है बेल की, उसके अंदर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसको लिखा नहीं जाता। पार्टी का ये कहना था कि हमें क्या पता कि इन्होंने ऑफेंस को ऐड कर दिया हुआ, बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज कंप्लेनेंट रियलाइज दिस फैक्ट कि जी ये तो इसमें एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐड हो गया हुआ था, जबकि इन्होंने जो पिटिशन की हुई है वो बेलेबल ऑफेंस की, और जैसे हमने बेल ग्रांट कर दी। अच्छा, उसके अंदर मल्टीपल एक्यूज थे, जो बाकी जिनकी प्री रेस्ट खारिज हुई थी उनकी हमने हाई कोर्ट से ऑलरेडी करवा दी थी। सो अब हुआ क्या, क्योंकि क्रॉस वर्जन भी था इसमें, क्रॉस वर्जन में उनकी बेल कंफर्म हो गई और जो FIR के मुल्ज़िम थे उनकी बेल कंफर्म हो गई ऑन अकाउंट ऑफ दिस। अच्छा, जिसकी नीचे ट्रायल कोर्ट से यानी सेशन कोर्ट से बेल कंफर्म हुई थी, प्री रेस्ट ऑन अकाउंट द ऑफेंसेस आर बेलेबल, और ये जज साहब ने लिखा। अच्छा, उस ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कंप्लेनेंट की हाजिरी लगाई, कंप्लेनेंट के काउंसिल की हाजिरी लगाई, सरकारी वकील की हाजिरी लगाई और पुलिस वालों की भी हाजिरी लगाई। अच्छा, जब उसके बाद 497(5) की एक पिटिशन आती है कैंसिलेशन ऑफ बेल कि जी इन्होंने अदालत के साथ कंसीलमेंट की है कि इसके अंदर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसको ऐड नहीं किया। अच्छा, ऑन अकाउंट ऑफ दिस जैसा वो नोटिस वगैरह कर देते हैं, उसके बाद आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद अपने ही ऑर्डर को रिकॉल कर लेते हैं ऑन द प्रिंसिपल दैट कि इसके अंदर ऑफेंस जो है वो एक नॉन बेलेबल था, और वो ये कहते हैं, अच्छा जैसा भी ये कहते हैं कि सब्सिक्वेंटली ऐड हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। तो वो ऑलरेडी मौजूद था। अच्छा, इसकी वो पार्टी मेरे पास, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट से उनकी बाकियों की बिलें वगैरह कंफर्म करवाई थी, वो पार्टी मेरे पास आ गई कि जी ये जैसा आपने नीचे से ऑर्डर कर दिया। हालांकि उन्होंने जब ये प्रोसेस चल रहा था तो मेरे से कंसल्टेशन मांगी थी, तो मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि अली ज़िया बाजवा साहब की एक जजमेंट है 2025 LHC, आई डोंट नो एग्जैक्ट पेज, वो एंड पे लगा देना। वो अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सब्सिक्वेंट एडिशन ऑफ जो ऑफेंस है वो दैट डज नॉट अमाउंट टू ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ बेल। अगर आपने कैंसिलेशन के लिए जाना है तो फिर कैंसिलेशन मूव करें, वो जज उसको नहीं कैंसिल कर सकता। सर उसमें जैसे बाजवा साहब की स्टेटमेंट है कि आपको बेल
FIR FIR में मिल पाई, ऑफेंसेस में नहीं मिलती। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस ऐड हो गया तो उसके लिए आप कैंसिलेशन में चले जाए, रादर देन वो कोर्ट उसको दोबारा से बेल एज्यूम करे कि या दोबारा से आपने नई बेल पिटिशन फाइल कर। तो मैंने कहा वो जजमेंट दें तो आपका नीचे काम हो जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, जब उन्होंने नीचे नहीं हुई इनकी, जैसे अपने बेल रिकॉल कर ली, तो मैंने उसकी 498 के तहत प्री रेस्ट हाई कोर्ट को। अच्छा, ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया क्योंकि मैंने पहले, हालांकि आप बड़े पन्ने खां बनते हैं, लेकिन समटाइम्स न्यू प्रोपोजिशंस आपके पास आती हैं, तो ये प्रोपोजिशन मेरे पास नहीं। तो ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया कि इसमें निगरानी होगी। अच्छा, मैंने कहा बेल का ऑर्डर तो जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, तो इसमें निगरानी क्यों होगी? खैर, हमें तो उस वक्त फौरन बेल चाहिए थी। हालांकि यानी बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप 439 की लैंग्वेज को अगर पढ़ें तो उसमें बेल ग्रांट करने का ऑलरेडी एंड वाले एयरलाइंस के अंदर अब यानी वो बेल ग्रांट ही जा सकती है। खैर एनीवेज, हमने उसको फौरन से पहले निगरानी में चेंज किया, वो कीड़ा फंस गया दिमाग में कि निगरानी क्यों है। During the research, I encountered a judgment that is 1968 PCRLJ 196 Supreme Court. Back then PCRLJ में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आया करती थी। सो ये जजमेंट है, और इसको एस ए रहमान साहब, अमूद रहमान साहब और मोहम्मद याकूब अली इसके बिनी बेंच था, और इसमें जो ऑथर जज है दैट इज हबूद रहमान साहब। अच्छा, इस जजमेंट में उन्होंने जो हबूद रहमान साहब ने ऑथर की, उसके अंदर उन्होंने 2 सफ़ों की जजमेंट है हार्डली। उन्होंने कहा कि जब भी लोअर कोर्ट्स बेल को रिकॉल करेगी तो उसके अगेंस्ट आपने निगरानी है आना। सो जो लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस ऑब्जेक्शन लगाता है वो इस पॉइंट पे लगाता है कि आपने निगरानी फाइल करनी है ऑन अकाउंट ऑफ दिस सेट। रिकॉलिंग ऑर्डर को चैलेंज करो। यदि अगर आपकी बेल रिकॉल कर ली ना, तो अब उसको वो एक जुडिशियल ऑर्डर बन गया, तो अब आपने उसके अगेंस्ट निगरानी में आना, अपने प्री रेस्ट मूव नहीं कर। तो फिर मैंने सोचा और देखा, अपने आप को समझा कि मैं देखूं कि अब कैंसिलेशन के लिए क्या ले डाउन करता है। द ग्रेट स्टॉलवर्ड उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के थे, हिज लॉर्डशिप मैसेज जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने 2020 SCMR 1115 के अंदर आपको तकरीबन को रफली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें तो 7 किस्म की ऐसी ग्राउंड्स बताई हैं जिसके ऊपर आप बेल कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी आगे भी एक अनॉमली, नॉट अनॉमली, एक इंट्रीगिंग इंट्रिंसिक क्वेश्चन है जिसको मैं बाद में एड्रेस करूँ। वो कहते हैं नंबर 1, और ये स्क्रीन पे आपने पॉप आउट करवा कर, द बेल ग्रांटिंग ऑर्डर वॉज पेटेंटली इलीगल, erroneous, factually incorrect and had resulted in miscarriage of justice। अच्छा, पहली बात यहाँ पे मेरी एक आर्ग्यूमेंट भी हुआ एक DPG है उनके साथ, और वो ये कह रहे थे कि जो बेल ग्रांट करता है जज, वो उसको रिकॉल भी कर सकता है, इवन अगर वो ऑर्डर जो है वो वही है कि अगर वो इलीगल है, आपने लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर को चैलेंज करना है, उसके बाद वो एरोनियस है, फैक्चुअली वो कर सकता है। मेरा ये व्यू था कि नहीं, और वो उससे अगली अदालत करेगी। जब आपने उस ऑर्डर की लीगैलिटी और सेंटिटी को चैलेंज करना है तो अपर वो आगे वाली अदालत में आप जाएंगे, और उसकी वजह इसी जजमेंट के अंदर 2020 SCMR 1115 के अंदर मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने की जो प्रोपोजिशन थी वो ये थी कि एडिशनल सेशन जज ने बेल जो है वो आपकी रिकॉल की थी, उसके बाद हाई कोर्ट में आया था, और देन मैटर केम बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सो इट वाज नॉट बिफोर दैट सेम कोर्ट। सो द फर्स्ट ग्राउंड इज व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। Second ground for the cancellation of bail is the accused has misused the concession of bail in any manner, जिसको हम कहते हैं misuse and abuse of the bail। अब इसकी अगर broader perspective में देखें तो tempering prosecution evidence, PW उसको नुकसान पहुंचाना, और ये वो so on so forth। So तीसरी ग्राउंड यहाँ पे ये है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब कहते हैं the accused has tried to hamper prosecution evidence by persuading, pressurizing prosecution evidence। अगेन ये दूसरी की एक्सटेंशन है उसी की, सेम वही बात है जहाँ पे वो उनको परसुएड कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि मेरे खिलाफ शहादत ही देनी, सो एंड सो। चौथी ग्राउंड के द एक्यूज हैड अटेम्प्टेड टू इंटरफेयर द स्मूथ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शहादत को मिटाने की कोशिश चल रही, तो ये भी वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ पे। द फिफ्थ वन इज द एक्यूज वाज लाइकलीहुड ऑफ एब्सकॉन्डेंट of the accused beyond the jurisdiction of Pakistan, कि वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाएगा। That is also one of the grounds के साथ
इसके पास फलानी जगह का वीज़ा है, अगर ये बाहर चला गया तो इसने abscond कर जाना, मेरा सारा जो केस हो, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड्स। उसके बाद आपकी सिक्स्थ ग्राउंड बनती है द एक्यूज मिसयूज हिज लिबर्टी वाइल इंडल्जिंग इनटू सिमिलर ऑफेंस। याद रखिएगा, अगर अली हैदर का मुलज़म विशाल है और विशाल की जमानत हो गई अदालत से, लेकिन अब विशाल ने सामिर के ऊपर अटैक कर दिया, मोहम्मद के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ जुर्म कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल इन विच इट इज पेंडिंग बिटवीन अली हैदर एंड विशाल। सो उसके अंदर भी आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो सातवीं उन्होंने बताई है द सम फ्रेश फैक्ट्स, जो जैसे कहते हैं मटीरियल, कोई ऐसी एविडेंस हैड बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑफ, जिसका फ्रेश ग्राउंड आपके पास प्री रेस्ट बेल के अंदर, यानी वो सेकंड बेल मूव करने का है। इसी तरह अगर कोई ऐसी फ्रेश ग्राउंड, ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल आ रहा है जो ये साबित करता है कि यू आर द कल्प्रिट ऑफ दिस कमिटिंग ऑफ दिस अफेयर, तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें आपकी वो बेल को कैंसिल किया जा सका। अच्छा, जो मैंने आपको पहली बताई थी ना, जहाँ इलीगैलिटी ऑफ ऑर्डर है, उसको छोड़ने के बाद जितनी आपकी बाकी बचती हैं 6, ये 6 की 6 जो है आपने सेम कोर्ट में जाना है। बिकॉज ये कोर्ट का मसला नहीं, ये एक्यूज का ये एक्यूज का मसला है। जब आपने पहली इलीगैलिटी ऑफ ऑर्डर को सेल करना है तो देन यू विल गो टू द नेक्स्ट कोर्ट, और वो 400 में जाएगी। नहीं, 497 में नहीं, रिविजन में नहीं, नहीं, सो अ कोर्ट हैज ग्रांटेड द बेल, और मैं कह रहा हूँ कि ये बेल गलत है। इसकी ऑर्डर की लीगैलिटी और इलीगैलिटी को सेल किया। 497(5) में आए, अब हाई कोर्ट हर अगर जो भी उसके बाद ऊपर वाली, ऊपर वाली कोर्ट है उसके पास जाओ, और अगर सेम वो बाकी 6 की सिनेरियोज हैं तो मैं उसी कोर्ट में 497(5) में। हाँ, अब उसके बाद अगर मैंने बेल लेनी है तो मैं निगरानी में जाऊंगा। अब उसके बाद मैंने अगर बेल लेनी है, बेल अगर लो। रिकॉल हो गया तो फिर मैं निगरानी में निगरानी में फिर आप अक्यूज साइड से, अगर आपकी मैं विशाल हूँ कंप्लेनेंट, मैंने 497(5) सेम कोर्ट में कर दी, हाँ, बाकी 6 सिनेरियो कोर्ट ने रिकॉल कर ली, अब मुझे बेल चाहिए तो निगरानी में जाओगे। दैट्स व्हाट 1968 जजमेंट से, ठीक है। और इन अदर इवेंचुअलिटीज आप, अच्छा, फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग एक और प्रोपोजिशन भी आती है। वो प्रोपोजिशन 2 सफों की जजमेंट है, दैट इज 2019 SCMR 1641 फवाद केस, rendered by His Lordship Mr. Justice, the great stalwart of criminal jurisprudence and criminal litigation or criminal administration of justice, the former Chief Justice of Pakistan आसिफ सईद खान को सफा। हालांकि ये पिटिशन जो थी बार्ड बाय 45 डेज थी तो डिसमिस हो गई, लेकिन इस जजमेंट का जो पैराग्राफ 3 है ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं कि अगर किसी अदालत ने किसी मुलज़म को बेल ग्रांट की है और वो बेल उसके नॉन अपेरेंस की वजह से वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो गया या उसके नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए, तो अब उसे प्री अरेस्ट करवा के उस अदालत में पेश होना। अब उसे आपके नॉन बेलेबल वारंट्स निकल गए और आपको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया। नाउ यू वांट टू सरेंडर बिफोर दैट कोर्ट। नाउ व्हाट इज द रेमेडी फॉर यू अवेलेबल इज यू हैव टू अप्लाई प्री अरेस्ट बेल, then you have to appear before this court। लेकिन सर डीबी की भी तो जजमेंट आ गई, जिसकी करो कलसा वाली डीबी की वेरी गुड, उसके अंदर नॉट नेसेसरीली उसको बेल ग्रांट हुई होगी। यहां पे जो पैराग्राफ 3 के अंदर उन्होंने कहा, मैं बताता हूं। आपने बात की है तारिक नदीम साहब वाली जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम निगरानी में है के, और फारूक हैदर साहब और तारिक नदीम साहब ने ये कहा था कि 75(2) के तहत आप सेटिंग असाइड कोर्ट वारंट। नॉट नेसेसरीली उसके अंदर उसको बेल ग्रांट हुई होगी। इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल की है 2019 SCMR 1641 के अंदर, वो इप्सो फैक्टो कैंसिलेशन ऑफ बेल है। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस की आसानी के लिए। हिज लॉर्डशिप मैसेज आसिफ सईद खान खोसा साहब कहते हैं, बिफोर पार्टिंग विद दिस ऑर्डर वी वुड लाइक टू ऑब्जर्व that these petitions seeking cancellation of private respondents' bail are even otherwise misconceived because the new judgment passed by High Court show that during the pendency of the proceedings before the High Court, the private respondent in these petitions had failed to appear and resultantly non-bailable warrants for their arrest had been issued which could not be executed. The law already stands settled that if an accused person admitted to bail, if an accused person admitted to bail is subsequently declared proclaimed offender or non-bailable offense of a warrant for his arrest are issued, then such declaration or issuance of non-bailable warrant ipso facto amounts to cancellation of the
दैट पर्सन's बेल, और उन्होंने रिलायंस थी 1987 की जजमेंट है, उसके बाद और बहुत सारी जजमेंट्स है जिसके ऊपर उन्होंने रिलाई की। So you have to take the previous bail and then follow you before the court, और वो डीबी की जजमेंट के हवाले से क्या इसके ऑर्डर जो है स्क्रैप कर डीबी वाली जो जजमेंट थी दैट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसके दफा 75 के अंदर वारंट निकले थे, ठीक है, 87-88 की कार्रवाई हो गई थी। अब अगर वो उस अदालत में जाना है, उसने पहले उन वारंट्स को सेट असाइड करवाने के लिए, तो 2019 की जजमेंट के मुताबिक पहले वो प्री रेस्ट बेल लेगा, अदरवाइज तो कोर्ट उसे जेल भेज देगी। और रास्ते भी है। अदर मैं आपको बताता हूँ 302 का मुकदमा है, उसमें प्रोक्लेम ऑफेंडर हो गए हो, आप उस अदालत में जाते हो इस प्रिजम्पशन के साथ कि मैंने सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन दी, कोर्ट विल से गो टू जेल। सो बट इफ यू वांट टू अवॉइड दैट, so by virtue of 2019's judgment you have to apply for pre-arrest bail, then you go there and file a application for setting aside. जब सेट असाइड हो जाएंगे then you don't have to argue the previous bail for confirmation. We have to, अगर if it's not confirmed, वो proclamation और warrants वगैरह देखो। वो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे प्रीवियस बेल मिली, हाँ कंफर्म हो गई, ठीक है, सब्सिक्वेंटली गायब हो गया, मेरे वारंट निकल आए, 2019 की जजमेंट में इस पर फैक्टर मेरी बेल कैंसिल हो गई, मैं प्री रेस्ट बिल दोबारा करवाता हूँ, इंटरिम बेल के बाद मैं एप्लीकेशन मूव करता हूँ, रीज़न फॉर मैं नॉन अपीयरेंस बताता हूँ, कोर्ट मेरे अरेस्ट के वारंट विदड्रॉ कर set aside with it, सेट असाइड। set aside। जब वो सेट असाइड हो गए, वुड दैट मीन कि मेरी बिल अभी भी कैंसिल है या नहीं, अब स्टेटस रिवाइव रह जाएगा? स्टेटस उसके बाद आपने यू हैव टू आर्ग्यू ना, अब आपने प्री रेस्ट आपको एड इंटरिम मिली है, ये नहीं मिला आपको कि नहीं, एड इंटरम नहीं मिला। एड इंटरम मैंने इसलिए ली क्योंकि एक कोर्ट ने मेरे नॉन वेहिकल वारंट्स निकाल के, एग्जैक्टली, जब वो वारंट ही सेट असाइड हो गए, यस, तो मेरा स्टेटस पहले वाला रिवाइव होगा कि मुझे फिर से प्रीवियस बेल जानी पड़ी। जब आपकी इप्सो फैक्टो कैंसिलेशन ऑफ बेल है वो, तो जब आपने प्री रेस्ट लिए, प्री रेस्ट की दो स्टेजेस हैं, एड इंटरिम और कंफर्मेशन। Now, ad interim will facilitate you to appear before that court where your warrants and your proclamation is being discussed. Now you have to come back for the confirmation. Now, आपका सवाल ये आ रहा है कि चूंकि ऑलरेडी अदालत ने हमारी कंफर्म की हुई थी, इसको अब दोबारा वो कंफर्म करेगी कि नहीं करेगी? It depends. Because I have, yes, not merit. The court will see कि why I misused and abused my ऑलरेडी ग्रांटेड बेल। सो वो फैक्टर ऐसे अदालत के सामने हमने जस्टिफाई करने कि क्यों मैं पेश नहीं हो पाया। तो ऐसे भी हो सो इफ अदालत इज सेटिस्फाइड दे कैन कंफर्म योर बेल। ऐसे भी हो सकता है जैसे मैं अरेस्ट हुआ, मेरी बेल हो गई, इन सब्सिक्वेंटली एक अदालत ने मेरे वारंट जारी कर दी, मैं प्री रेस्ट बेल में जाता हूँ और अपने वारंट सेट असाइड करवा लेता हूँ। प्री रेस्ट बेल के मुझे इट हैज टू बी कंफर्म्ड, लेकिन मैं पोस्ट अरेस्ट बेल मेरिट पे अपनी आर्ग्यू कर रहा हूँ। यस, बट यू मिसयूज्ड, यू अब्यूज्ड। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने मिसयूज या अब्यूज़ किया, जो अदालत सब्सिक्वेंट अदालत है जिसने मेरे वारंट्स निकाले थे, वो सेटिस्फाई हो गई कि यार मिसयूज एंड अब्यूज़ किसी एक वजह से हुई या कोई सॉलिड रीज़न थी या अपेरेंटली जान के नहीं किया गया, और वो अपने वारंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड करते कि ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, व्हाई डू आई नीड टू सेटिस्फाई दिस कोर्ट? मैं आपको बताता हूँ, देखो वो मेरे ख्याल से नदीम सैमसन और मंसूर अली शाह साहब वाली जजमेंट जो है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जब आपकी नॉन प्रोसिक्यूशन बेल खारिज हो जाए ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आपने बेल अपनी मूव करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू क्रॉस द हर्डल ऑफ नॉन प्रोसिक्यूशन, उसके बाद मेरिट की बात होगी, और अदालत चाहे तो उससे सेटिस्फाई ना करते हुए आपकी बेल खारिज कर सकती है और ना सुने आपको, आप अगली अदालत में जाए। तो यहाँ पे भी बेशक आपकी मेरिट पे बेल हो गई, बट आपका स्टेटस अब चेंज हो गया। जैसे ही आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हुए, वारंट्स निकले, आपने प्री रेस्ट करवाई, अब आपने अदालत को जस्टिफाई करना है, सेटिस्फाई करना है, चूंकि मैं ऑलरेडी मेरिट पे बेल ले चुका हूँ आफ्टर अरेस्ट, मेरी ये एब्सकॉन्डेंस बिलफुल नहीं थी, मेरी ये एब्सकॉन्डेंस या मैं जो गायब हुआ वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। सो देन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, ठीक है ना, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दे कैन कंफर्म योर बेल और दे कैन रिफ्यूज इट ऑन अकाउंट ऑफ दिस फैक्ट कि तुमने मिसयूज और अब्यूज किया, तो वो डिस्मिस कर सकता है। देन यू हैव टू अगेन अप्लाई प्री रेस्ट बेल टू द हाई कोर्ट। क्योंकि मेरे दिन में यार कि अगर मैंने अपने दोनों के थ्रेशोल्ड डिफरेंट है प्री रेस्ट के, और अगर मैं प्री रेस्ट पहले कंफर्म हो चुकी है तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ पहले ले चुका हूँ, अगर मेरी पोस्ट रेस्ट कंफर्म हो चुकी थी पहले तो मैं एक थ्रेशोल्ड डिफरेंट किस्म का क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब मैंने अब प्री रेस्ट बेल के अंदर कोर्ट को सिर्फ ये सेटिस्फाई करना है कि सर मैं अब्सकॉन्ड क्यों हुआ या मैं दोबारा से मैरिड एजिटेट करूँ। विशाल, ये तो मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके आगे रखता हूँ।
302 का केस है, सर आपकी आफ्टर अरेस्ट बेल हो गई, जी आप बाहर आए, आपने मिस यूज बेल क्या किया गया, नॉट प्रोक्लेमेशन, नो 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 नो, आपने प्रोसिक्यूशन को थ्रेट करना शुरू, ठीक है। अब जब आपने प्रोसिक्यूशन को थ्रेट किया, वही 6 कंडीशन जो 2022 वाली 20 वाली जजमेंट है नफीसा वाली, उसके मुताबिक आपकी उसी अदालत ने जिसने आफ्टर अरेस्ट ली थी आपकी बेल को रिकॉल कर लिया। अब आप निगरानी में आए और प्री अरेस्ट की आपने रिक्वेस्ट की, जो कि 443 के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। अब अदालत ने मेरिट नहीं देखना, पहले जिस ग्राउंड पे आपकी बेल कैंसिल की है उसको पहले डिस्कस करेगी। भाई तुमने मोहम्मद को मारी क्यों गोली, तुमने क्या कहते हैं सामिर को क्यों नहीं अदालत में शहादत देनी, ये तो तुम्हारे पे एफआईआर हुई थी। इस हर्डल को क्रॉस करें, मेरिट में तो ऑलरेडी आपको मिल गई थी बेल, पहले इस हर्डल को क्रॉस करें। तो आई विल के हर्डल ही देगा यस, कि जो आपको टोस करना है प्री टेस्ट से भी कंफर्मेशन के लिए मुझे ये साबित करना है कि मैं एब्सकॉन्ड एलिजिडली क्यों हो क्यों हुआ है एब्सकॉन्ड किया, ये क्यों वारंटी, यदि वारंट क्यों इशू हो गए तुम्हारे, तुम आए कि नहीं। अगर मैं सेटिस्फाई कर देता कि मुझे नोटिस नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला चलान तो सबमिट हुआ है, Yes. और मैं जैसे हुए चला मैं आ गया हूँ, तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दैट that would be sufficient. And court will not go to the merits. क्योंकि मैंने कहूँगा मेरिट पे तो ऑलरेडी मिल चुकी होगी। चुकी। ठीक, थैंक यू सो मच सर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, रिफ्रेशमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। और मैं आपको ये पता चलूँ कि ये आज जो हमारी वीडियोस होती हैं मुझे भी आके पता चलता है कि टॉपिक क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इस पूरी वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में था कि मुझे दोबारा जाके मेरिट पे आर्ग्यू करना पड़ेगा या मैं उस हर्डल को क्रॉस करूँगा। तो इस वीडियो का फ़ायदा जो मुझे एज अ होस्ट होता है वो ये कि मेरे लॉ बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, और इसी तरह आप लोगों के भी होते होंगे। बट मुझे एक लिबर्टी ये हासिल है कि मैं देयर एंड देन अपने जो उस्ताद है उससे फ़ौरन सवाल पूछ लेता हूँ। जो लिबर्टी आपको भी मिलती है ऑन अकाउंट कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो से मुतालिक कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक मुझे और मियां साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।